Good morning, all. Welcome to our channel Management Mantra. I'm Dr. Bakha Gupta and आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट। और आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत फिट बैठता है बिकॉज चेंज भी है बिकॉज ड्यू टू द कोरोना वायरस एंड कहीं ना कहीं चेंज मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है अपनी इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशंस की इकोनॉमी को इन्हेंस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए। तो ये जो है आपका इस टॉपिक में वी आर कवरिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, फीचर्स, टाइप, फोर्सेस, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट। ओके, चलिए लेट्स वी स्टार्ट। So, what is change? To know about organization change, firstly we should know about the change. कि change क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो चेंज आप देखोगे आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस। हमारी लाइफ चांस से बेटर नहीं होती है, चेंज से बेटर होती है। जो चेंज हमें मिल रहा है, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो पास्ट का काम था, प्रेजेंट का काम था, अगर हम सिर्फ उसी में लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ नया करने से चूक जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू फ्यूचर नीड हमें अपने आप को चेंज करना रिक्वायर्ड है। और अगर हम इससे डर के रहेंगे तो कहीं अपने आप को ही एक बेटर बनाने में रुक जाएंगे, इसलिए चेंज इज रिक्वायर्ड। अगर सिंपली देखा जाए तो चेंज जो होता है उसका मतलब होता है अल्टरेशन ऑफ स्टेटस क्यू और मेकिंग थिंग्स डिफरेंट। अपने आप को थोड़ा सा अलग करना, कुछ अल्टरेशन करना, अपने स्टेटस में कुछ अल्टरेशन करना, कुछ डिफरेंट थिंग्स में जो हमसे जुड़ी हुई है, दैट इज द चेंज। इसके अलावा चेंज क्या है? अगर देखा जाए चेंज एक नेचुरल फिनोमिना है। हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको चेंज देखने को मिल ही जाएगा और लाइफ जो है वो कंटिन्यू चेंज के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो जहां हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो अल्टरेशन अगर हमारे ओवरऑल वर्क प्रोसेस में हो रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो वो चेंज आपका क्या हो जाएगा? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ये यहाँ पर जैसे लिखा भी है द टू क्वार्टर अनदर चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड प्रीवियस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ ऑफ इट्स कॉन्शियस डिसीजंस बाय द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल। तो दैट मीन्स कि चेंज जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है और कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो चेंज है ये आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, ग्रोथ भी देता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसे ले रहे हो। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये आपको बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, इट्स इंडिविजुअल व्यू हाउ दे टेक इट। चेंज जो है वो हमें पॉजिटिव व्यू भी दे रहा है और नेगेटिव व्यू भी दे रहा है। सी, चेंज गिव अस द पॉजिटिव as well as नेगेटिव ऑल्सो। कैसे? अगर आप चेंज के थ्रू मोटिवेट हो रहे हैं, उसके थ्रू आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हो, कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए, तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव बिहेवियर है जो चेंज को पॉजिटिव बना रहा है। और वहीं अगर आप चेंज को एक प्रेशर की तौर पर ले रहे हो, आप ये कह रहे हो कि नहीं यार ये फिर से कुछ चेंज हो गया है, मैं कैसे करूंगा, दैट काइंड ऑफ फीलिंग अगर आपके माइंड में आ रही है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो और वो स्ट्रेस आपके वर्क पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप चेंज को कैसे ले रहे हो। वो आप डिपेंड करता है कि आप उसके थ्रू अपॉर्चुनिटी या चैलेंजेस को गेन कर रहे हो या फिर आप उसके थ्रू क्या कहते हैं आपका स्ट्रेस को गेन कर रहे हो। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होंगे अब वो देखते हैं हम। जैसे अभी मैंने बताया भी था कि इंडिविजुअल पर्सन्स में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो दैट इज द चेंज। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्किंग एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट में अल्टरेशन हो रहा है, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज में आता है। द टर्म चेंज रिफर्स टू द अल्टरेशन इन द सिस्टम वेदर द फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल। दस ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज द अल्टरेशन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में फिजिकली, बायोलॉजिकली, सोशली किसी भी तरह का अगर कोई चेंज हो रहा है या कोई भी अल्टरेशन हो रहा है वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहेंगे। दैट मीन्स कि कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको लगा है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है, कुछ न्यू हो रहा है, तो दे कम्स अंडर द चेंज। Organization change is the process by which organizations move from the present state to some desired future state to increase their effectiveness. ये आप भी जानते हो, जैसे अभी अगर आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था
उस टाइम पर जो आपका कंडीशन थी कि हाँ भाई बहुत सो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंड में क्लियर हुआ कि ये तो बहुत लंबा चलेगा, अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद करना कोई सेंस नहीं है। देन यू स्टार्ट टू प्लान कि कैसे आप इस समय को यूटिलाइज करोगे और अपने फ्यूचर नीड तक पहुंचोगे। तो आपने क्या किया, अपनी ओल्ड और प्रेजेंट स्टेट को छोड़ा और फ्यूचर स्टेट में आप आ गए। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का भी है। ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टार्टिंग में देखा कि कैसे काम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब देखा कि प्रेजेंट और जो हमारी ओल्ड सिचुएशंस थी उसमें जिस तरह से काम किया जाता था वो इस समय पॉसिबल नहीं है। वी नीड दी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, हमें अपना वर्किंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो जो लोग घर में रहकर अपने जैसे लाइक इंजीनियर्स हैं तो वो अपने सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, अपना जो भी काम उनका हो सकता है वो कर रहे हैं। घर में रहकर अपने स्कूल्स जो हैं वो टीचिंग प्रोवाइड्स करवा रहे हैं। तो इस तरह का जो वर्क इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो जैसे चेंज आया उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी फ्यूचर स्टेट को बनाने के लिए अपने आप को भी चेंज किया। दैट इज द चेंज। ठीक है ना, और ये सारी चीजें आप खुद अपने आसपास देख रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को एक डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सी यहां पर लिखा हुआ है दैट इज द करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट। ठीक है, पहला पॉइंट आपका है करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट। दूसरा पॉइंट आपका आ रहा है अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन, देन मूव फॉर द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो 3 वर्ड्स हैं दैट इज द अल्टरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कहीं पर चेंज किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंज हो रहा है, वो चेंज आपका करंट स्टेट से आपका फ्यूचर स्टेट में अगर जा रहा है, तो करंट से फ्यूचर में जाने के लिए वो जो मेथड है, वो जो प्रोसेस है, वो जो वर्क है, दैट इज द अल्टरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन। अब आप देखोगे कि अल्टरेशन, ऑर्गेनाइजेशंस का जो कल्चर है, क्लाइमेट है, उसमें चेंज अगर होता है। देन ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसकी प्रोसेस, पीपल्स, टेक्नोलॉजी, इन सब में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ नया ऐड हो रहा है। और यहीं पर फिर आपका हो गया मॉडिफिकेशन, दैट मीन्स वो कन्वर्ट हो चुके हैं। कौन, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये जो चेंजिंग प्रोसेस है, ये जो चेंज है जिसमें हमने देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का अल्टरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन हो रहा है हमारे डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट तक पहुंचने के लिए। ये होता है बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। करंट स्टेट से ड्यू टू द अल्टरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशंस you reach on your future target, that is called the organizational change. I hope you can understand with these 3 words: alteration, transformation, modifications. Okay, now features of organizational change. क्या क्या features हो सकते हैं? First, movement from one state of balance to another. आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अगर किसी एक पार्ट में भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा सारी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी पार्ट्स हैं उन पर भी पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको अनदर जो पार्ट्स है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कहा गया है मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट बैलेंस टू अनदर। नेक्स्ट आपका आ रहा है दैट इज द इन होल ऑफ और पार्ट। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है चेंज मैनेजमेंट, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकता है। लाइक जहां हमें रिक्वायरमेंट लग रही है, हमें लग रहा है कि जो हमारा लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी रिक्वायर्ड द चेंज, तो हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है परवेसिव, दैट मीन्स कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और खत्म हो गया, ये आपका सभी जगह पर आपको ये दिखेगा और ये फैलता भी है। दैट मीन्स कि एक जगह पर अगर चेंज हुआ, अगर उसको पॉजिटिव इंपैक्ट मिला, तो उसका इंपैक्ट जो है वो दूसरी जगह पर भी होगा। ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट में आपने चेंज किया, पॉजिटिव इंपैक्ट मिला, देन यू डू दी लाइक आप उसको दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स है उसमें भी आप उसे करेंगे। ठीक है, तो यू फाइंड इट एवरीवेयर। रिस्पॉन्सिव टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यस, ये चेंज जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि अगर आपका चेंज पॉजिटिव है फॉर द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, तो वो बहुत अच्छा चेंज है और उसे करना जरूरी भी होता है। नेक्स्ट आपने देखा कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस आप भी जानते हो, जैसे आपकी लाइफ है उसी तरह से ये चेंज भी है। जैसे आपकी लाइफ कंटिन्यू कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं हमारी लाइफ में। लाइक कभी एग्जाम्स आ रहे हैं, कभी किसी पार्टी में जाना है, तो दे ऑल आर दी लाइक चेंज। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कहीं ना कहीं जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग हमें बदलना पड़ता है। नाउ एसेंशियली एक्टिविटी,
यस, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसेंशियल एक्टिविटी है। आपको भी पता है करंट सिनेरियो में कंटिन्यू कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कहीं न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, और अगर आपने इसको हम जरा भी चेंज से अगर लैक हो गए तो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो आगे निकल जाएगा, इसलिए ये एक इसेंशियल एक्टिविटी है। नाउ चेंज एजेंट, चेंज एजेंट बहुत जरूरी होता है बिकॉज ही इज अ लीडर। वो एक लीडर होता है जो गाइड करता है कि चेंज क्यों जरूरी है, चेंज का क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को रिक्वायर्ड है कि कोई उन्हें मोटिवेट करे, कोई उन्हें बताए कि व्हाट इज द चेंज। तो ये चेंज एजेंट वही पर्सन होता है, वो लीडर होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जो बताता है कि चेंज के क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, क्या क्या टाइप्स इसके हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला है आपका प्रोएक्टिव चेंज और दूसरा है आपका रिएक्टिव चेंज। प्रोएक्टिव चेंज को हम प्लान चेंज भी कह सकते हैं, और रिएक्टिव चेंज जो है वो अनप्लान चेंज होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमें जो रिएक्शन होगा दैट इज दी आपका रिएक्टिव चेंज। नाउ फर्स्टली वी फोकस ऑन द प्रोएक्टिव चेंज। प्रोएक्टिव चेंज क्या होता है? चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेलिब्रेट डिसीजंस टू अल्टर द ऑर्गेनाइजेशन। एक प्लान करके डिसीजन तैयार किया गया है कि हमें क्या करना है, एक प्लान करके डिसीजन तैयार किया गया है। जैसे आप भी जानते हो, आपके घर का अगर रिनोवेशन होना है, आपके घर को कुछ नया आपको करना है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, थोड़ी सी प्लानिंग करते हो ना कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं तो ये और बेहतर लगेगा, हम इसे ऐसा कर सकते हैं तो ये बेहतर लगेगा। वही यहाँ पर भी है। जो प्रोएक्टिव चेंज है वो प्लान चेंज है, दैट मीन्स हम उसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं और तैयारी करके फिर हम उसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बताया भी गया है कि लाइक चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, change in organizational size and structures, change in product and services, change in advancement and introduction of new technology। अगर इस तरह का कोई भी सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहा है तो वहां पर जो आपका चेंज होगा दैट इज द प्लान चेंज। वहीं पर रिएक्टिव चेंज क्या होगा? रिएक्टिव चेंज अनप्लान चेंज होता है, मेकिंग चेंज इन रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी एज दे अराइज। कुछ नया आया, सडनली कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग गया, सडनली कोई लाइक गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज हो गया। इस केस में हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज करने पड़ते हैं दे आर दी सडन चेंज, तो वो हमारे लिए हो जाएगा अनप्लान चेंज। जैसे आपको भी पता है कि ड्यू टू कोरोना वायरस, मैं इसका एग्जांपल आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा ले रही हूँ, बट क्या है अभी का जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें यही आप देख रहे हो, हर जगह कोरोना वायरस का ही जिक्र किया जा रहा है, और वो एक अच्छा एग्जाम्पल है किसी चेंज को समझाने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल मोर एंड मोर। तो आपने देखा कि जब गवर्नमेंट रेगुलेशंस आया चेंज के अकॉर्डिंग कि भाई दुकानें इस टाइम से इतने टाइम तक ही खुली रहेंगी, फिर आपने देखा कि कुछ अलग चेंज आया कि ऑफिस में इतने प्रेमाइसेस में इतनी दूरी रहेगी, या जो भी सडनली आप देख रहे हो कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के थ्रू हमारे पास निकल कर आया है, जो रेगुलेशंस निकल के आया हमें उसे फॉलो करना ही है, ठीक है ना। उसी तरह से सडनली कोई आपके पास नया ऑफर आया है, उस टाइम पर आप अपना वर्किंग पैटर्न चेंज करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, उसको हासिल करना चाहोगे, तो दैट इज दी चेंज। कि सडन जो रिएक्टिव चेंज आपका हो रहा है दैट इज दी अनप्लान चेंज। वहां पर आप क्या कर रहे हो, लाइक कुछ भी नया आ रहा है उसे अचीव करने के लिए आप जो चेंज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गया, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशंस हो गया, परफॉर्मेंस गैप अगर आपको आ रहा है तो वहां आपको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो, तो दैट इज दी अनप्लान चेंज या रिएक्टिव चेंज, जिसमें आप अपना रिएक्शंस दे रहे हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, फोर्सेस फॉर चेंज। फोर्सेस क्या होता है, पहले तो ये वर्ड समझो, मतलब ऐसी क्या चीज है। आई नो कहीं ना कहीं वर्ड आपने सुना ही होगा, पुश करना, फोर्स करना, तो दैट इज की कोई ऐसी चीज जो हमें फोर्स कर रही है चेंज के लिए। तो वो ऐसा क्या है जो हमें फोर्स कर रहा है चेंज के लिए? लेट्स सी। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, या तो इंटरनल फोर्सेस भी हो सकता है और एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की, तो ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव से हमारे जो फोर्सेस हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि फर्स्टली इंटरनल फोर्सेस क्या हो सकते हैं। एनी गेसेस? वैसे मुझे पता है कहीं ना कहीं आप जानते ही होंगे कि इंटरनल फोर्सेस क्या हो सकते हैं। अब क्योंकि आप भी ये जानते हो कि इंटरनल की बात की जा रही है, दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात की जा रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं दे कम्स अंडर दी इंटरनल फोर्सेस। बट ऐसे फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से इंपैक्ट कर रहे हैं दे कम्स अंडर दी एक्सटर्नल फोर्सेस। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल फोर्सेस। लाइक डिक्लाइनिंग इफेक्टिवनेस। आपने देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो वो क्यों कम हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज द डिक्लाइनिंग इफेक्टिवनेस। तो वहां पर आपको लग रहा है कि हाँ
चेंज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ हमारी नेगेटिविटी आ रही है। फिर आपने देखा कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ड्यू टू एनी ऑफ दी लाइक पॉलिसी की वजह से या किसी भी वजह से कुछ ना कुछ आपने देखा कि फोर्सेस जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं मेंबर्स के बीच में, देन रिक्वायर्ड द चेंज। आपने देखा कि डेफिशिएंसी इन करंट सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर्स टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है हमारी मशीन्स पुरानी है तो हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं और मार्केट में डिमांड अच्छी है, तो इन दैट केस यहाँ पर आपको चेंज रिक्वायर्ड है। आपने देखा कि जो हमारा मैनेजर पर्सन है, वर्कफोर्स है, वो चेंज हुआ है। आप भी जानते हो हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। इन दैट केस अगर कोई नया मैनेजर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो वो नया मैनेजर जैसा चाहेगा वो अपने अकॉर्डिंग काम कराएगा। हो सकता है वो कुछ पॉलिसीज चेंज करे, कुछ कुछ नया लेकर आए, तो जैसे वो आया तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज लेकर आएगा। नाउ न्यू मिशंस, आपके पास कोई नया टारगेट आया है, कोई नया मिशंस आपने क्रिएट किया है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो वहां पर भी फोर्सेस फॉर चेंज है, क्योंकि यू रिक्वायर्ड चेंज टू उस मिशंस को अचीव करने के लिए, टू अचीव दैट मिशंस। एंड फॉर द न्यू लीडरशिप, अगर न्यू लीडरशिप, जैसा मैंने बताया था कि न्यू पर्सन अगर आया है, उसी तरह से न्यू लीडरशिप है, दैट मीन्स कि आपका लीडर अगर चेंज हुआ है तो उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको फोर्स करेंगे फॉर द चेंज। ठीक है। एफिशिएंसी, अपने ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ये भी एक तरह का इंटरनल फोर्सेस है। आपको भी पता है कि आपको करंट सिचुएशंस में अपने आप को कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को और इफेक्टिव बनाना है, उसके लिए जो एफिशिएंसी आप चेंज करोगे, एफिशिएंसी जो आप लेना चाहते हो, वो आपके लिए फोर्सेस फॉर चेंज हो सकता है। ठीक है। नाउ कम टू दी एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर चेंज। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो सकते हैं? पहला आप देख रहे हो टेक्नोलॉजिकल फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आप मार्केट में जो चेंजेस देखोगे वो इसी वजह से है। मोबाइल फोन्स की लेटेस्ट जो मॉडल्स आते जाते हैं, लोगों को बड़ा क्रेज आता है कि हाँ भाई ये चेंज हुआ है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। तो वो जो क्रेज है वो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। तो वही एक एक्सटर्नल फोर्स है कि अगर कहीं पर, जैसे पहले कीपैड मोबाइल्स चलते थे, नाउ टच स्क्रीन मोबाइल्स आ गए हैं, तो ये जो टच स्क्रीन मोबाइल्स हैं ये लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं कि हाँ भाई काम को इजी कर रहे हैं, न्यू फीचर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस, कि अगर एक कंपनी ने किया है तो दूसरी कंपनी के पास एक ऑप्शन आ गया कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कुछ मार्केट डिमांड्स है जिसकी वजह से हमने अपने आप को चेंज कर दिया। दैट इज दी एक्सटर्नल फोर्स। ग्लोबलाइजेशन फोर्स, एवरीवन वांट टू मूव फॉर द ग्लोबल। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्लोबल लेवल पर ग्रो करे, तो उसके लिए आपको जो चेंज करना पड़ेगा दैट इज दी एक्सटर्नल फोर्सेस। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, आपको भी पता है कि वर्कफोर्स आपका कंटिन्यू चेंज है, तो जैसे आपकी वर्कफोर्स चेंज है अगर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वर्किंग पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। नाउ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, सोशल और पॉलिटिकल चेंज की अगर बात की जाए तो जैसे आप भी जानते हो कि जैसे जैसे हमारा जो पॉलिटिकल चेंज की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हमारे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। और वहीं पर अगर सोशल की बात करूं तो सोशल चेंज मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। आपको भी पता है कि कहीं अगर सोसाइटी को हार्म हो रहा है हमारे किसी भी प्रोडक्ट से, तो वो हमें क्या कर सकता है, मूव करा सकता है, मतलब हमें डिक्लाइन स्टेज पर ला सकता है। इसलिए जो हमारे फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव वे में लाने के लिए भी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमें मूव कराता है। ठीक है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमें फोर्स करता है कि हम उसे बेटर करें। और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसका एक पॉइंट है, कि एम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा जनरेट करना भी एक्सटर्नल फोर्सेस में आ सकता है। तो सोसाइटी हो गया। मार्केट फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो मार्केट फैक्टर्स में आप देखोगे कि जैसे हमारा कंपटीशन हो गया, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज है, हमारी जो कंज्यूमर्स की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज दी मार्केट फैक्टर, जो हमें मूव करते हैं फॉर द चेंज। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी मार्केट को इन्हेंस करने की जरूरत है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो कैसे आप पैसा जनरेट कर सकते हो, उसके लिए आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स वर्क करेंगे। नाउ द नेचुरल फैक्टर्स, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपको भी पता है कि अगर अर्थक्वेक आ गया, तूफान आ गया, तो उसकी वजह से जो क्लाइमेटीज हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी चेंज आएंगे।
अगेन आई टेक द एग्जांपल ऑफ कोरोना वायरस, आप भी जानते हो कि उसकी वजह से जो जितना भी कुछ चेंज आया है, दिस इज द नेचुरल फैक्टर्स है, वो नेचुरल ही लेकर आया गया है, और उसकी वजह से जितना भी चेंज आ रहा है हमारी वर्किंग लाइफ में, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के पैटर्न में, देयर इज द एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न चेंज करना पड़ रहा है। तो दैट इज द फोर्सेस फॉर चेंज जो हमें लाइक फोर्स करते हैं फॉर द चेंज। नाउ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, आप देखोगे कि ये जो प्रोसेस है इसमें 3 पार्ट्स है। फर्स्ट अनफ्रीजिंग, देन चेंजिंग और मूविंग, देन रीफ्रीजिंग। ये जो प्रोसेस है ये कर्ट लुईन ने दी थी, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत 3 स्टेप प्रोसेस है, आप इजीली इसे समझ सकते हैं। अनफ्रीजिंग दैट मीन्स कि ये वो स्टेज है यहाँ पर पर्सन्स को लाइक रेडी किया जाता है टू एक्सेप्ट द चेंज। कैसे रेडी किया जाता है, लेट्स सी। उनके अंदर कहीं ना कहीं ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके, उनका मोटिवेशंस बढ़ाकर, उनको पार्टिसिपेट कराकर डिसीजन मेकिंग में। तो वहां पर जब उन्हें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं तो दे आर लाइक उन्हें समझ में आता है कि चेंज क्या है। तो इट इज द स्टेज जहां पर उन्हें रेडी किया जाता है चेंज के लिए। नाउ चेंजिंग और मूविंग, लर्निंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, नए तरीके से कैसे काम किया जा सकता है उसे लर्न करवाना। अब यहाँ पर 2 तरीके आ रहे हैं। जब ड्राइविंग पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड कैन टेक 2 फॉर्म्स। जब हम किसी को जब कुछ सिखाते हैं, मूव करवाते हैं, तो उस टाइम पर 2 फेसेस आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे आपको भी पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉयज हैं, दोनों को बुलाया गया और नए नए टारगेट्स दिए गए। एक ने तो कहा चलो अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मेरी ग्रोथ होगी, ठीक है, बिकॉज इट्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रोइंग इन दिस कंपनी। वही दूसरा जो है, उसने कहा पहले से ही तो इतना काम था, अभी और काम दे दिया है, पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे ही काम देते रहते हैं, अब मैं इसको कैसे करूंगा। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स जिसके माइंड में आ गए, वहां पर वो चीज नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से उसे ले रहे हो। तो ये इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज दी लर्निंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, चेंजिंग और मूविंग। नाउ रीफ्रेजिंग स्टेज, ये वो स्टेज है यहाँ पर ओल्ड बिहेवियर में चेंज हो जाता है और वो चेंज आपका परमानेंट हो जाता है फॉर द न्यू बिहेवियर। अब जैसे इसमें आपने देखा, pupil realized that change will affect their future behavior। pupils को ये रियलाइज हो जाता है कि जो हमारा फ्यूचर बिहेवियर है या जो हमारा टारगेट अचीव करने हैं, उन टारगेट्स के लिए चेंज कितना जरूरी है। तो ये जो रियलाइजेशन है, जब हम उन्हें जो रियलाइजेशन है दैट इज द रिफ्रेजिंग, कि उनके अंदर कुछ नया डेवलपमेंट हो चुका है चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमने 3 स्टेजेस देखी। पहली स्टेज आपकी अनफ्रीज स्टेज। अनफ्रीज में आपने क्या कहा कि पीपल को हम क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं फॉर द चेंज, ठीक है। सेकंड में आपने क्या देखा, चेंजिंग और मूविंग, मतलब कुछ तरीके जिनसे उन्हें हम मूव करवा रहे हैं। तीसरा मतलब ये एक तरह से प्रोसेस हो गई आपकी। और तीसरा वो स्टेज हो गई जिसमें वो एग्री हो चुके हैं फॉर द चेंज, ठीक है। तो दे आर दी 3 आपकी जो प्रोसेस के 3 पार्ट्स है जिसमें हम प्रोसेस को करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को हम आगे करवा रहे हैं, ओके। नाउ रेजिस्टेंस टू चेंज, क्या कारण है जिससे लोग जो है वो चेंज को रजिस्ट करते हैं, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेट्स सी दोस कारण। दोस लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ है इंडिविजुअल फैक्टर्स फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये समझ में आया, रेजिस्टेंस टू चेंज दैट मीन्स ऐसे क्या कारण हैं जो आपको चेंज को एक्सेप्ट करने से रोक रहे हैं। तो वो जो कारण है वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से भी हो सकते हैं। लेट्स सी फर्स्ट इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, अभी मेरे पास पैसा इतना आ रहा है, कुछ चेंज किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पैसे कम हो जाएं, ठीक है। तो वो एक आपका हो गया यहाँ पर कि कोई नई टेक्नोलॉजी है, उससे अगर मुझे नहीं आया ढंग से उसे काम करना, तो कहीं मेरे पास मेरी सैलरी कम ना हो जाए। सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं एक डर रहता है, तो वो डर जो है वो इंडिविजुअल फैक्टर्स हो जाता है कि हम मेरी जॉब सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी। जो ये चेंज आ रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कोई नया पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इन सभी केसेस में कहीं मेरे इसके साथ ट्यूनिंग बैठी या नहीं, मेरी जॉब सिक्योरिटी प्रॉपर अभी भी रहेगी या नहीं। इस तरह के, जैसे आपको भी पता है जब मर्जर होता है
तो उस टाइम पर एम्प्लॉयज के माइंड में इस तरह के ख्यालात आ जाते हैं, मर्जर एक्विजिशन इस टाइम पर आ जाते हैं कि क्या मैं लंबे समय तक इस ऑर्गेनाइजेशन में रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, व्हाट अबाउट माय सिक्योरिटी। तो ये जो है ये हमें रजिस्ट करने से रोकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू हम ये बता सकते हैं कि अभी जो मैं करंटली मेरा जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा है, मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ, मेरी खुद की एक पर्सनैलिटी बनी हुई है, सब मुझे जानते हैं इस वर्क के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि नया जो चेंज आया है उससे मेरा जो स्टेटस है वो डाउन हो जाए, वो एक डर है। पीर प्रेशर, जो लोगों का भी प्रेशर रहता है कि यार चेंज हुआ तो कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस तरह के कई सारे ख्यालात माइंड में आते हैं, ठीक है। फेयर टू अननोन, हम नहीं जानते हैं कि जो चेंज होने वाला है उससे आगे क्या होने वाला है, कुछ पॉइंट्स अननोन रहते हैं, तो वो अननोन पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं डर क्रिएट कर देते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। इमोशनल फैक्टर, कुछ जैसे हमारा जो पुराना इन्वायरमेंट है या पुराना जो स्ट्रक्चर्स है, कहीं ना कहीं हम उससे इमोशनली जुड़े हुए रहते हैं, तो वो जो इमोशनल फैक्टर्स है वो भी हमें चेंज को एक्सेप्ट करने से रोकते हैं, ठीक है। तो दे आर दी बेसिक इंडिविजुअल फैक्टर्स फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स भी हैं जो हमें रोक सकते हैं, जैसे रिसोर्स कांस्टेंट। अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम है, उतने ही है, मेरे पास पैसा उतना ही है, मेरे पास मैन मटेरियल उतना ही है जितना जो अभी के लिए तो रिक्वायर्ड है, लेकिन कहीं अगर मैंने चेंज के बारे में सोचा तो जितना मुझे पैसा रिक्वायर्ड है, जितना मुझे मटेरियल, जितने मुझे ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो मेरे पास नहीं है, तो उस केसेस में आप कहीं ना कहीं चेंज को एक्सेप्ट करने से रुक सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इनर्शिया, अब आपको भी पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसको मैं ऐसे आपको बता सकती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बना हुआ है, लाइक ब्यूरोक्रेटिक अगर वहाँ का इन्वायरमेंट है, इन दैट केस कि सब कुछ जो है वो प्री डिफाइंड है और सिर्फ एक जो बंदा है वही सारा कुछ हैंडल कर रहा है, इन दैट केस वो चेंज को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज बहुत रिजिड वाला माहौल है वहां पर, तो वो आपको रेजिस्ट कर सकता है। शंक कॉस्ट भी कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट कर सकती है चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि शंक कॉस्ट मतलब आपने अपना जितना भी पैसा था वो आप अपने परमानेंट जो आपका था, लाइक आपके जो चेंजेस, जो आपका परमानेंट आपका जो एसेट्स थे उसमें आप लगा चुके हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप लगा चुके हो ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो पैसा आपको वापस तो मिल नहीं सकता है, तो उस केस में भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप रुक जाते हो। शंक कॉस्ट, तो बेसिकली शंक कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वो मनी जो ऑलरेडी स्पेंड हो चुकी है और जो कभी रिकवर नहीं हो सकती है, इस केस में भी हमें रेजिस्ट कर सकते हो। थ्रेट टू एक्सपर्टाइज, अगर कोई बहुत एक्सपर्टाइज है किसी फील्ड में तो उसके डर के कारण भी आप रेजिस्ट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आपका इस तरह का नहीं बना हुआ है कि जो आपको मूव करने में हेल्प करे, तब भी आप रेजिस्ट कर सकते हो। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट, इतना कुछ अभी आपने देखा कि चेंज को ऐसा करना है वैसा करना है, चेंज बहुत जरूरी है, तो अगर ये रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसको हटाना भी बहुत जरूरी है, तो इसको हटाने के लिए चेंज मैनेजमेंट आया, ठीक है, जिसे हम OCM भी कहते हैं। चेंज मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन दैट गाइड how we prepare and support individual to successfully adopt the change in order to drive organizational success and outcome. चेंज मैनेजमेंट वो डिसिप्लिन होता है, वो गाइड होती है जो प्रिपेयर करती है और सपोर्ट करती है हर एक इंडिविजुअल को कि वो चेंज को अडॉप्ट करें, और साथ ही साथ ये जो चेंज है ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और आउटकम्स में बेनिफिट लाने में मदद करती है, ठीक है। एक और लाइन से आप समझ सकते हो कि चेंज मैनेजमेंट हेल्प करता है मूव इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ऑन करंट स्टेट्स टू देयर फ्यूचर स्टेट, ये मदद कर रहा है किसमें, उसकी करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में उसको बेहतर करने के लिए, उसे मूव करने के लिए। हियर्स द फ्यू पॉइंट्स जो मैनेज कर सकते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज को, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो, लेट्स सी। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशंस मदद कर सकता है इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज को कि वो चेंज को एक्सेप्ट करें। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है, इफ आई एम वेल एजुकेटेड अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, कोई भी नया सॉफ्टवेयर है, मुझे उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो मैं उसे एक्सेप्ट करने में कभी घबराऊंगी नहीं, तो वो चीज मेरे पास आना चाहिए। और दूसरा, जो भी चेंज आप लेकर आ रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को आपको कम्युनिकेट करना चाहिए प्रॉपरली, तो ये जो आपका कहलाएगा दैट इज द एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो इसके थ्रू आप चेंज को एक्सेप्ट करवाने में मदद करवा सकते हो, रेजिस्टेंस को दूर करवा सकते हो। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट,
जो भी आप डिसीजन ले रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से रिगार्डिंग दी चेंज, उसमें आप अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉयज या जो भी आपके लीडर्स हैं उनको आप ऐड करवाइए, उन्हें इन्वॉल्व करवाइए, जिससे वो जाने उसकी पॉजिटिव जो चीजें हैं उसे वो पहचाने। इसके अलावा एम्पैथी एंड सपोर्ट, आप उनके साथ में पॉजिटिव सपोर्ट रखिए, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि लाइक उनको इमोशनली एक्चुअली उनसे अटैच होइए, ये हम ये कह सकते हैं। अगर आप इमोशनली अटैच होंगे, उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, तो वो आपकी बात को समझेंगे, वो मोटिवेट होंगे अब कि कैसे हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, उससे भागेंगे नहीं। नेगोशिएशंस यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ है वो बेसिकली इसलिए कि नेगोशिएट कर सकें वो आपसे, मतलब अपनी बात वो रख सकें कि अगर चेंज होगा तो ऐसा होगा, और यहाँ पर आप भी अपनी बात रखें चेंज होगा तो ऐसा होगा, और दोनों के पॉइंट्स को मिला के एक कोई कॉमन पॉइंट्स निकालिए कि जिससे कहीं भी किसी का नुकसान ना हो। इसलिए नेगोशिएशन, यहाँ पर आपका जो जूनियर मैनेजमेंट है और जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके बीच में नेगोशिएशन प्रॉपर होना जरूरी है। इसके बाद इंसेंटिव्स, यस, आप उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में ऑफर करके आप उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वो जो इंसेंटिव्स आप दोगे उन्हें, वो उनको एक तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो कैसे चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन इन कॉर्पोरेशंस, यहाँ पर आप एक कह सकते हो कि एक बॉन्डिंग क्रिएट करवा के उनको सारी चीजें पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में एक बॉन्डिंग क्रिएट करवा के एक प्रॉपर कॉर्पोरेशंस बिठाकर आप उनको यहाँ पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाकर आप उनको बता सकते हो कि कैसे चेंज आपके लिए बेनिफिट है। तो ये सारी चीजें आपको करना बहुत जरूरी हो जाता है। यस, एक और चीज होती है दैट इज क्रिएट अ फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट लूप। एक ऐसा लूप तैयार करवाइए, एक ऐसा ग्रुप तैयार करवाइए जहां पर फीडबैक और इम्प्रूवमेंट्स के सजेशंस दिए जा सकें। तो जो फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के सजेशंस है उसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा एरिया है या कौन सी ऐसी चीज है जहां लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आप अपना रेजिस्टेंस के लिए उन्हें तैयार करवा सकते, उन्हें चेंज के लिए आप तैयार करवा सकते हैं। नाउ आइडेंटिफाई नॉन सपोर्टर्स एंड इन्वॉल्व देम इन अ की रोल। आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो नॉन सपोर्टर्स हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझिए और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करिए। तो इस तरह से आप उनको इन्वॉल्व करके आप रेजिस्टेंस को दूर कर सकते हैं और चेंज को एक्सेप्ट कराने में लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर यू आर द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आपके आपको चेंज को एक्सेप्ट करने में, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ओके, वन मोर सिचुएशन दैट इज द क्रिएट विन विन सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचो, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों का अगर यहाँ पर बेनिफिट होगा, दोनों ही अगर कुछ गेन कर रहे हैं, तब वो सिचुएशन आपकी विन विन सिचुएशन कहलाती है। ठीक है, जहां पर आपके एम्प्लॉयज और आपका मैनेजमेंट दोनों अगर कुछ गेन कर रहे हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ विन विन सिचुएशन। और वो जो विन विन सिचुएशन होगी वही आपको चेंज को एक्सेप्ट करने में मदद करती है। क्लियर? चलिए, thank you. This is all for today. I hope you can understand the change, organizational change and change management properly. अगर कोई डाउट होता है you can mention in the comment box. As well as अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो आपको जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट को हम कैसे हम मैनेजमेंट ला सकते हैं चेंज को बेहतर बनाने के लिए, तो एक तरह से कह सकती हूँ कि चेंज मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है तो। क्लियर कि अकॉर्डिंग टू यू चेंज मैनेजमेंट में क्या पॉइंट्स आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।